नमस्कार साथियों। आज का वीडियो अब तक के मेरे वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाला है। इसमें कुछ ऐसी भावनाएं हैं मेरी जिनसे आप सहमत हो भी सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। और ये सहमति या असहमति आपकी तभी बन पाएगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आज भी भारत में कई ऐसे लोग हैं जो अखंड भारत का सपना देखते हैं। अखंड भारत तो बहुत दूर की बात लगती है मुझे। आज तो सनातन पर ही अटैक हो रहा है, हमारी संस्कृति पर अटैक हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि में मैं आपको आज ले जाना चाहता हूँ। सनातन के विवाद पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मगर आज जो है ये वीडियो सनातन से संबंधित नहीं है, ये अखंड भारत से संबंधित है। जो लोग सपना देखते हैं अखंड भारत का, उनके लिए है ये वीडियो। जो लोग अखंड भारत का सपना देखते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें। वीडियो को अंत तक बने रहें। मैं बतलाऊंगा कि आज उनके इन अरमानों को मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्यों कहता हूं, और फिर स्वयं अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि क्या वो जो सोचते हैं वो संभव है या ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको ले जाना चाहता हूं 15 अगस्त 1947, जब भारत को तथाकथित आज़ादी मिली। ये तथाकथित शब्द मैं जानबूझकर काम में ले रहा हूँ कि आज़ादी के बाद भी हमारे सेना की बागडोर अंग्रेज़ों के हाथ में ही थी। हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 51 को, जब हमारे देश ने हमारा संविधान अपनाया। 47 से लेकर 51 तक हम अपने संविधान को नहीं बना सके, उसे नहीं अपना सके। ये एक अलग कहानी है कि संविधान को बनाने में कितने विवाद हुए, कितने निष्कर्ष निकले, कितनी बातें हुई, कितनी बार उनमें लिखा गया, हटाया गया, फिर लिखा गया, फिर हटाया गया। ये बहुत अलग विषय है। किस तरह जनगण मन को राष्ट्र गीत बना दिया गया और वंदे मातरम को नहीं माना गया, दोनों को ही माना गया मगर वंदे मातरम को भुला दिया गया। ये सब कहानियाँ बिल्कुल अलग है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत, अखंड भारत अब नहीं हो सकता। मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि आज़ादी के संघर्ष में भारत का हर नागरिक कंधे से कंधा लगाकर लड़ रहा था। वो किसी कौम का हो, किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, सब कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। और यही बात अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई, और हमारे राजनेताओं के, हमारे उस वक्त के नेताओं को ये बात अंग्रेज़ों की समझ में नहीं आ पाई कि वो एक कुटिल चाल चल रहे हैं। वैसे तो इस बात का बीज उस वक्त पड़ गया था जब मोतीलाल नेहरू कमेटी ने ये प्रस्ताव रखा कि भारत की असेंबली में, तब असेंबली, आजकल लोकसभा बोलते हैं, तब असेंबली, नेशनल असेंबली शब्द हुआ करता था, उसमें मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। और इसी बात को जिन्ना ने पकड़ लिया, और इसी बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते जिन्ना मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में जाने लगे, और उनकी स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि अंततः भारत का विभाजन करना पड़ा। भारत का विभाजन जिन परिस्थिति में हुआ उसकी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखलाऊंगा आगे के वीडियो में, जिसमें मेरी आवाज़ नहीं होगी मगर वीडियो में आपका दर्द होगा और मेरा भी दर्द होगा। आप देखिए कि एक गलत फैसले से कितना बड़ा नुकसान देश को भुगतना पड़ा, और आज भी उसकी आग में ये देश झुलस रहा है। क्या हुआ? 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली। चौदह अगस्त 1947 की रात लाखों लोगों के लिए काल साबित हुई। उन्हें अपना घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी जब 14 अगस्त की आधी रात को यह घोषणा की गई कि अब देश का बंटवारा हो गया है। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान और हिंदुओं के बहुल वाले क्षेत्र को भारत घोषित कर दिया गया। लेकिन और 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली।
तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि लाखों लाखों लोग वे बेघर हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे, उन्हें इधर से उधर आना जाना पड़ेगा। हद तो तब हो गई जब ट्रेन के अंदर यदि लाहौर से कोई ट्रेन चली तो अमृतसर पहुंची, और अमृतसर जब पहुंची तो उसमें जिंदा आदमी एक भी नहीं था। ऐसा बीज बोया अंग्रेज़ों ने कि वो जो बीज का पेड़ बन गया है अब, और वो आज भी हमें दर्द दे रहा है, और मैं तो कहता हूँ उस पेड़ पे फल भी लगने लगे हैं। इसीलिए आज आप देखिए, और इसके लिए जवाबदार कौन है? मैं क्यों कहता हूँ कि भारत अखंड भारत नहीं हो सकता? बहुत बहुत रीज़नेबल वजह मैं आपको बताऊंगा। भारत की सरकार ने एक ऐसी नीति अपनाई, तुष्टीकरण की नीति है, और उस तुष्टीकरण की नीति ने आज हमें कितना नुकसान पहुंचाया है उसके आकलन का समय अब आ गया है। अब आप कहेंगे इसमें तुष्टीकरण की कौन सी नीति थी? देखिए, सबसे पहला तो भारत में अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया। जिस देश के संविधान में सभी नागरिकों को समान सुविधाएं मिलने का अधिकार है, समान सुविधाएं प्राप्त होने की बात की जाती है, उसमें अल्पसंख्यकों को अलग से अधिकार क्यों दिए गए? सभी नागरिकों को समान अधिकार क्यों नहीं दिए गए? यहीं से शुरुआत होती है। विभाजनकारी दिमाग में जो विभाजनकारी तत्व होते हैं वो यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि भारत में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है, और वो किन पर लागू है? ये पूरे विश्व में कहीं भी इस तरह का कानून नहीं है जैसा कानून भारत में है। इसमें नाम तो इसका प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, मगर कुल मिला के बात यह है कि हिंदुओं को अपनी जागीर पर अधिकार करने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। न सिर्फ छीन लिया गया, वरन यदि उनकी कोई सांस्कृतिक धरोहर पर किसी और ने कब्जा कर लिया है और उसके लिए उसने कोर्ट में कोई मुकदमा दायर कर रखा है तो वो भी स्वतः निरस्त हो गया। ये इस कानून में बतलाया गया है। बड़ा विचित्र कानून है कि 15 अगस्त 47 को भारत की आज़ादी के वक्त यदि कोई भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा, यदि किसी ने उस पर कब्जा कर उसको हथिया लिया है तो वो पक्ष जिसका वो असल में मालिक है, किसी तरह का कोई कानूनी विवाद उसके लिए नहीं कर सकेगा। किसी तरह न्यायालय में न्याय पाने का अधिकार हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है न्याय पाने का। उसे कुचल दिया गया इस कानून के माध्यम से। कि मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बतला देता हूँ कि 15 ये हुआ क्यों कि ये कृष्ण जन्मभूमि विवाद, काशी विश्वनाथ विवाद, राम जन्मभूमि विवाद, ये उन दिनों बड़े चरम पर थे। तो राम जन्मभूमि विवाद तो क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लंबित था, इसलिए उसे तो कोर्ट में जाने की इजाज़त, वो तो केस कोर्ट में चलता रहा, वो चल ही रहा था ऑलरेडी। मगर आगे यदि कोई भी इस स्थान के अतिरिक्त कोई भी कोर्ट में, न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन था तो वो स्वतः निरस्त मान लिया गया, और भविष्य में भी उसके लिए किसी तरह की कोई कोर्ट में वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस तरह हिंदुओं को अपने अधिकारों से कुचल दिया गया। आज जगह जगह जहाँ भूमि की खुदाई हो रही है, इस बात की प्रमाण मिल रहे हैं। अभी ज्ञानवापी में जो चल रहा है उसमें इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि अंततः ये सभी जिन पर हिंदू क्लेम कर रहे हैं ये हिंदू धरोहर थी और उन पर कब्जा किया गया। तो आखिर क्यों हिंदुओं को इस अधिकार से वंचित किया गया? आज हिंदू इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, मगर मेरे ये बात समझ में नहीं आती है कि वो इस कानून का विरोध क्यों नहीं करता है, क्यों ये कानून आज तक लागू है। विडंबना तो साथियों आपको ये जानकर बड़ा हैरत होगी कि हमारे जाने माने एक वकील है अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने एक PIL यानी जनहित याचिका दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, और केंद्र सरकार ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। ये विडंबना है। इसके साथ एक और कानून है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि भारत में कभी अखंड भारत की कल्पना किसी को करनी नहीं चाहिए। वो है वक्फ एक्ट। इसमें क्या है जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे मेरे वीडियो हैं इस पे,
मेरे चैनल पे यदि आप लर्न विद बायती जी पे जाएंगे तो मेरे इस विषय पे आपको वीडियो बन जाएंगे। मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि असीमित अधिकार इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से एक समुदाय विशेष को दिए गए हैं। आज स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर पे यदि वक्फ बोर्ड ये दावा कर दे कि ये हमारा है, तो सुप्रीम कोर्ट को वक्फ कोर्ट के सामने जाकर ये बताना होगा कि नहीं, आपका दावा गलत है, हमारा दावा सही है, हम ही इस पे काबिज हैं। अब वहाँ फैसले करने वाले कौन है? वक्फ बोर्ड में एक ही समुदाय को, लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि वो उस पर फैसला करेंगे। तो आप स्वयं अनुमान लगाइए कि उसका फैसला क्या आने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ अखंड भारत के सपने देखना छोड़ दो। जब तक भारत से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं हटा दिया जाता है, वक्फ बोर्ड को जो कानूनी अधिकार दिए गए हैं उनको वापस नहीं ले लिया जाता है, तब तक यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि उस वक्त नरसिंह राव सरकार ने जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया, उनका यह कहना था, उनका यह तर्क था कि यदि इस तरह के विवाद रहे तो देश का सांप्रदायिक सौहार्द दिशा में जा सकता है, वो खराब हो सकता है। तो मैं आज आप हर दर्शक से पूछना चाहता हूँ, क्या सांप्रदायिक सौहार्द कायम है? क्या यदा कदा हमें कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलती है जिनसे ये इंगित होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पे सांप्रदायिक सौहार्द में कमी आ जाती है? तो वर्शिप एक्ट को आज लागू रखने का औचित्य क्या है? क्योंकि मूल रूप से ये तर्क दिया गया था कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द सही रहेगा। तो साथियों, आज इस वीडियो पर मैं आपके कमेंट चाहता हूँ। क्या आपको लगता है भारत कभी अखंड भारत होगा? क्या आपको लगता है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट भारत के लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में एक गलत कानून है? क्या आपको लगता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ सभी नागरिकों को समान अधिकार की बात की जाती है, वो वक्फ बोर्ड बनाना सही है? वैसे तो देखो साथियों, मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो हिंदू लोग ये सोचते हैं या कुछ लोग ये सोचते हैं कि भारत वापस से अखंड भारत होगा, ये कतई संभव नहीं है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने जब ये कह दिया कि भारत के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, उसके बाद भी यदि कोई ये कल्पना करता है तो मैं सोचता हूँ उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। साथियों, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत ही शीघ्र एक वीडियो ऐसा और मैं दूंगा आपको। आप अपना उस पर राय दीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।